नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। वनडे एग्जाम्स को लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसी सीरीज़ में ही हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहले तो देखते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारा कब होता है। तो ये हमारा होता है 29 अगस्त को हमारा होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। और वो हमारा किसकी में मनाया जाता है? क्या सचिन तेंदुलकर, क्या मिल्खा सिंह, या फिर मेजर ध्यानचंद, या फिर PV सिंधु। तो वो मनाया जाता है हमारा किसकी याद में? तो मेजर ध्यानचंद जो है वो उनकी याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी जो है वो कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखो, ये है अंडमान एंड निकोबार का जो है वो यूटी का एरिया। ये हमारा अंडमान एंड निकोबार जो है वो आता है। इसी अंडमान एंड निकोबार में हमारा दो जो है वो ज्वालामुखी आते हैं। एक आता है हमारा बैरन, एक आता है हमारा नारकोडम। नारकोडम जो है वो एक्टिव वॉल्केनो नहीं है और बैरन जो है वो हमारा एक्टिव वॉल्केनो है। यही दो वॉल्केनो जो है वो इंडिया में हैं एट प्रेजेंट। तो इसमें पूछ रहा है कि एक्टिव वॉल्केनो जो है वो हमारा कौन सा है इंडिया में। तो वो है हमारा कौन सा? बैरन जो आइलैंड है वो ही हमारा एक्टिव वॉल्केनो है। ये और ये अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पर जो है वो सिचुएटेड है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द महानदी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू इंडियन स्टेट्स। महानदी जल विवाद मुख्य रूप से भारत के किन दो राज्यों के बीच है? जो महानदी है वो रिवर है जो हमारे दो स्टेट्स हैं, जिनमें से आता है आपका उड़ीसा और आता है हमारा छत्तीसगढ़। इन दो स्टेट्स के बीच इस नदी को लेकर विवाद है, क्योंकि अगर कोई भी एक स्टेट नदी के पानी को रोक लेता है और उसके ऊपर या फिर डैम बनाता है या कुछ भी जो है वो एक्टिविटीज़ करता है तो दूसरे स्टेट को पानी कम मिलता है, जिसके कारण जो है वो दोनों स्टेट्स में डिस्प्यूट होता है। और महानदी जो वाटर डिस्प्यूट है हमारा वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन दो स्टेट्स के बीच देखने को हमें मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ सम इंडियन स्टेट। तो विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों की राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होती है। सही बात है। जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? वो जो स्टेट में हमारा लेजिस्लेचर होता है उसका अपर हाउस होती है। सभी स्टेट्स में आज के टाइम पर जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी है उस स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल ही जो है वो होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन के लिए हमारा कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 169 जो है वो इसकी फॉर्मेशन को लेकर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो हमारी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कैसे बनाई जा सकती है? जिस भी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए वो अपनी विधानसभा से स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो बिल पास करे। उसके बाद पार्लियामेंट के पास बिल आएगा, पार्लियामेंट इसको जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से 1/2 की मेजॉरिटी से पास करे। उसके बाद उस स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल दी जा सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है कि ये अपर हाउस होती है। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत जो है वो होती है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो है वो आर्टिकल 169 के तहत ही इसकी स्थापना यानी कि आप बोल सकते हो इसकी क्रिएशन और इसकी एवोल्यूशन जो है वो दोनों हमारी आर्टिकल 169 के तहत जो है वो आती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? दोनों ही इसके हमारे कैसे हैं? दोनों ही स्टेटमेंट इसके हमारे करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा
the total number of members in the legislative council cannot be more than 1/3 of the total number of the state legislative assembly। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। सही बात है, सही स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टेट की विधानसभा में हमारे पास जो है वो 600 सीटें हैं। किसी भी वैसे 600 सीटें पॉसिबल नहीं है, जो इंडिया में मैक्सिमम विधानसभा की सीटें हो सकती हैं वो 500 ही हो सकती है, लेकिन हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि मान लो किसी स्टेट में 600 है तो इसका 1/3 जो है वो क्या होगा, इसका 1/3 जो है वो आपका 300 निकल कर आएगा। तो विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें 300 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब जिस भी स्टेट में जितनी भी विधानसभा है, विधानसभा की सीटें हैं उसका 1/3 आप निकाल लो, उससे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें नहीं हो सकती किसी भी स्टेट में। तो सही बात है, हमारा पहला स्टेटमेंट सही बोल रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो सही बात है, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है उसका अपर हाउस होता है विधान परिषद, और अपर हाउस जो है वो हमारा परमानेंट हाउस है जिसका टेन्योर 6 साल होता है, और इसके मतलब हर एक 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर हैं वो हमारे रिटायर होते हैं। तो दोनों ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं इसमें, तो बोथ करेक्ट। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच स्टेट्स डू द वेस्टर्न घाट्स पासेस थ्रू। अच्छा, पश्चिमी घाट किन राज्यों से होकर गुजरते हैं। ये है हमारा इंडिया का मैप, ये, और वेस्टर्न घाट हमारा कौन सा, ये जो एरिया आता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एरिया आता है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में क्या शामिल है, आपका गुजरात शामिल है, फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र शामिल है, फिर आपका गोवा शामिल है, देन आपका कर्नाटका शामिल है, फिर आपका केरल शामिल है, देन इट्स तमिलनाडु शामिल है। तो ये शामिल है आपके वेस्टर्न घाट में। देखते हैं इनमें से कौन से ऑप्शन में ये तीनों ये स्टेट जो मैं आपको बता रही थी उनमें से दिए हैं। केरला दिया है, यस हमने केरला की बात कर चुके हैं, केरल तो है। तमिलनाडु भी मैंने आपको बताया लास्ट में, तमिलनाडु भी है। तो ये तो है कर्नाटक, ऑलरेडी बताया, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, ये सारे स्टेट्स हमारे वेस्टर्न घाट का ही पार्ट हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान हमारा जो है वो यहाँ पर जो है वो पड़ता है, पंजाब हरियाणा जो है वो इधर जो है वो पड़ते हैं, तो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट हमारा नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। जो ये हमारे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड है, ये तो इस साइड है, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और क्या बोल रहा है, झारखंड जो है वो बोल रहा है, वो तो ईस्टर्न पार्ट आ गया, वेस्टर्न पार्ट तो है ही नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा हमारे जो है वो इस साइड पे आते हैं, ये 7 सिस्टर वाला जो पार्ट है उसमें आते हैं। तो वेस्टर्न घाट में ये कहाँ से आ जाएंगे, तो ये जो है हमारे वेस्टर्न घाट का पार्ट हमारे नहीं जो है वो होंगे। तो इसका ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेस्टर्न घाट्स आर रिकग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज ऑफ देयर। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्यों घोषित किया गया। अच्छा ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट में ऐसा क्या है कि उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। क्या है ऐसा, क्या एशियन टेम्पल पड़ते हैं वेस्टर्न घाट में, तो नहीं, प्राचीन मंदिर नहीं है वेस्टर्न घाट में जिसके लिए उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, तो यही बात है, जो वेस्टर्न घाट है हमारे वहाँ पर डाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी जो है वो है, तो इसी के चलते उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में हमारे शामिल जो है वो किया गया है। ऑप्शन बी इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिमी
घाट से निकलती हैं। वेस्टर्न घाट यानी कि जो ये वाला एरिया आपका आता है, ये वाला एरिया आपका आता है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। बोल रहा है इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सी नदियाँ हमारी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं? गंगा एंड यमुना पहला ऑप्शन है। गंगा हमारी गंगोत्री से निकलती है, और हमारी जो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में पड़ता है वहाँ से निकलती है। गंगा रिवर की कुल लेंथ हमारी 25 किलोमीटर जो है वो पड़ती है। गंगा नदी का अगर फ्लो देखें तो उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में जाती है। यूपी में इसकी लेंथ, गंगा नदी की जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। उसके बाद आपका बिहार में जाती है। बिहार में जो पटना के पास जो है वो इसमें कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा नदी की, वो पटना में गंगा नदी में जो है वो मिलती है। गंगा नदी आपकी बिहार के बाद जो है वो हमारी झारखंड में जाती है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद एंटर करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में हमारी गिर जाती है, और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो बनाती है। तो ये हो गया गंगा का फ्लो। तो गंगा हमारी हिमालयी रिवर है, वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। यमुना नदी की अगर हम बात करें, यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड से ही निकलती है, कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद उत्तराखंड के बाद ये हिमाचल में एंटर करती है। हिमाचल की सबसे छोटी नदी भी हमारी यमुना नदी ही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 22 किलोमीटर का फ्लो पड़ता है आपका यमुना नदी का हिमाचल में। यमुना नदी हिमाचल में जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो सिरमौर से एंटर करती है। सिरमौर में भी कौन से प्लेस से एंटर करती है? तो खोदरी माजरी से जो है वो एंटर करती है, और सिरमौर ही डिस्ट्रिक्ट में ताजेवाला आता है। वहाँ से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो मतलब ताजेवाला के थ्रू जो है वो कहाँ पे? हरियाणा में जो है वो चली जाती है। और हरियाणा के बाद जो हमारी यमुना नदी है वो दिल्ली में एंटर करती है। दिल्ली जो है वो सिचुएटेड है किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे ही हमारी जो नई दिल्ली है वो जो है वो सिचुएटेड है। दिल्ली सिचुएटेड है। दिल्ली के बाद ये कहाँ जाती है? हमारी यूपी में जो है वो चली जाती है। यूपी में प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना भी हमारी कैसी हो गई? जो हमारा हिमालयी रिवर है उसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। हाँ, तो ये वाला पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। गोदावरी हमारे निकलती है त्र्यंबकेश्वर जो जगह है वहाँ से, नासिक के पास जो है वो ये पड़ता है। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। नासिक यानी कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र हमारा जो है वो वेस्टर्न घाट का ही पार्ट आता है। तो गोदावरी तो हमारी वहीं से निकलती है। गोदावरी की जो लेंथ है हमारी वो 1465 किलोमीटर है। एक दिन मुझसे गलती से किसी वीडियो में, शायद प्रीवियस कोई वीडियो है उसमें 1365 हो गया था, हालांकि उसके बाद मैंने करेक्ट भी किया था उसको, लेकिन आज फिर से मैं बता देती हूँ कि जो गोदावरी नदी है उसकी लेंथ है हमारी 1465 किलोमीटर जो है वो लेंथ जो है वो पड़ती है। और साउथ इंडिया की भी सबसे, मतलब जो दक्षिण भारत है उसकी भी सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी? गोदावरी ही जो है वो पड़ती है। तो ये हो गया गोदावरी का, वेस्टर्न घाट से निकलती है। जो क्वेश्चन भी बोल रहा है कि कौन सी निकलती है, पहली तो ठीक है। कृष्णा नदी हमारी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी, महाबलेश्वर भी हमारा जो है वो वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। तो कृष्णा नदी भी हमारी वेस्टर्न घाट से ही निकलती है कृष्णा नदी। कावेरी नदी हमारी जो है वो ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, जो कि किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। और इसमें यही पूछा है कि कौन सी नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलती है। ये तीनों नदियाँ हमारी वेस्टर्न घाट से निकलती है। सही ऑप्शन इसका हमारा ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ब्रह्मपुत्र एंड तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालयी रिवर है, हिमालय से निकलती है। इंडस एंड झेलम, झेलम आपको पता ही होगा, इंडस जो है वो सिंधु नदी हिमालयी रिवर है, और झेलम नदी हमारी जम्मू कश्मीर में वैरीनाग वहाँ से जो है वो निकलती है। तो वेस्टर्न घाट पूछ रहा है, ऑप्शन बी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784? जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था उसका मेन एम क्या था? देखो, सबसे पहले जो एक्ट आया था वो आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला हमारा एक्ट आया था जब अंग्रेज़ों ने प्लासी की लड़ाई को जीता था। और प्लासी की लड़ाई हमारी कब हुई थी? 1757 में हुई थी। उसके बाद बक्सर का युद्ध उसने ब्रिटिशर्स ने जो जीता वो जीता 1764 में। उसके बाद वो बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन करने के लिए एक्ट लेकर आए, उसमें एक एक्ट था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट
1773 का एक्ट। इस एक्ट के बाद इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी और लोग जो है वो करप्ट होने लग गए थे, उसके लिए वो लेकर आए थे कौन सा एक्ट, 1784 वाला एक्ट। वही पूछ रहा है कि 1784 वाला एक्ट वो क्यों लेकर आए थे, टू एस्टेब्लिश द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो रॉन्ग है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारा जो मतलब ये हमारा 1784 था उस एक्ट के थ्रू नहीं आया था। टू रिमूव ब्रिटिश कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, नहीं, ब्रिटिश कंट्रोल क्यों रिमूव करेंगे वो इंडिया से, वो तो रूल करने आए थे, तो एक्ट तो रूल के लिए बना रहे। तो टू रिड्यूस द करप्शन एंड एस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंपनी, सही बात है। वो करप्शन जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो लोग हो रहे थे, उसके जो लोग थे जो अपॉइंट किए गए थे रूल करने के लिए, वो करप्शन कर रहे थे और वो जो हमारी कंपनी है उसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल वो चाहते थे, उसके लिए वो एक्ट लेकर आए थे 1784 वाला एक्ट। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट था हमारा 1813 का, वो क्यों लेकर आए थे पहले, या उसके तहत क्या किया गया था। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड विद चाइना। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। तो सही बात है, जब आपने अभी इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखा उसमें 1784 के आर्टिकल की बात हो रही, एक्ट की बात हो रही थी, तो उस एक्ट के तहत जो है वो मैंने आपको बताया लोग करप्शन करने लग गए थे। फिर उसके बाद इस एक्ट में क्या बोला गया कि जो ट्रेड है हमारा वो जो है उसके ऊपर मोनोपोली जो है वो स्थापित की गई, लेकिन ट्रेड जो चीन के साथ हमारा ट्रेड होता था और जो चाय का ट्रेड होता था उसको जो है वो कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इसने इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रीच इन इंडिया। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी। सही बात है, ईसाई मिशनरीज मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग, वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इंडिया में आ सकते थे, तो इसने ही बोला था, 1813 के एक्ट में ही आया था ये। इट प्रोवाइडेड एन एनुअल सम फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक राशि प्रदान की थी। सही बात है, 1 लाख रुपया जो है वो रखा गया था, 1 लाख रुपया पर ईयर जो है वो हम खर्च करेंगे एजुकेशन पे इन इंडिया। ये इस एक्ट में जो है वो 1813 वाले एक्ट में बोला गया था। तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं। ऑप्शन डी जो है इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ विधानसभा इन एन इंडियन स्टेट। भारत के एक राज्य में विधानसभा की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब विधानसभा की कितनी सीटें जो है वो, विधानसभा की कितनी सीटें जो है वो मैक्सिमम हो सकती हैं। तो मैक्सिमम हमारी 500 हो सकती हैं और मिनिमम जो है वो हमारी 60 हो सकती हैं। लेकिन 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो है वो 60 से भी नीचे सीटें देखने को मिलती है विधानसभा की। गोवा है आपका, मिजोरम है आपका और सिक्किम है। गोवा में हमारी 40 सीट्स ऑफ विधानसभा है, मिजोरम में 40 सीट्स ऑफ विधानसभा है, सिक्किम में हमारी 32 सीट्स ऑफ विधानसभा है, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया विधानसभा की सीटों का रखा गया है उससे कम है। तो ये एक्सेप्शनल है हमारे यहाँ पर। तो पूछ रहा है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हमारी 500 जो है वो हो सकती है। और सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हमारी यूपी में ही देखने को मिलती है। कमेंट करके बताना यूपी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु समन्स एंड विधानसभा को कौन बुलाता है और स्थगित करता है। ठीक है, कौन समन करता है विधानसभा को, तो वो करते हैं हमारे कौन, गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो करते हैं, राज्यपाल जो है वो करते हैं। और जो सेंटर है, संसद है, उसको कौन बुला सकता है और स्थगित कर सकता है, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो उसको कर सकते हैं। गवर्नर अगर आप पोस्ट की बात करें तो आर्टिकल जो है वो 153 जो है वो कहता है कि भारत के लिए एक राज्यपाल होगा, और आर्टिकल जो है वो हमारा 155 बोलता है कि जो गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी, और 2 स्टेट का भी एक कॉमन गवर्नर हमारा हो सकता है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये है हमारी अर्थ। समझ लेना, थोड़ी ड्राइंग खराब है
तो देख लेना, ये जो है वो लाइन है वो पास कर रही है अर्थ के जो है वो बीचों बीच, तो वो है हमारी कौन सी 0 डिग्री, और उसको वो ये हमारा आ गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आ गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री जो है वो बीचों बीच जाती है, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा जो है वो बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि कौन सी करती है, सही आंसर लगा लेते हैं पहले। इक्वेटर भूमध्य रेखा जो है वो अर्थ को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करती है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ एक और रेखा है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और एक हमारी यहाँ पर आती है 23.5 डिग्री साउथ, उसको बोलते हैं ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इंडिया से हमारी कौन सी पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही जो है वो इंडिया से पास करती है। इंडिया से कर्क रेखा, यहाँ पे देख लो 8 स्टेट्स हैं इंडिया के जिससे जो है वो हमारी कर्क रेखा पास करती है, जिसमें गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद आपका ये झारखंड आता है, फिर आपका वेस्ट बंगाल आता है, फिर त्रिपुरा आता है, फिर मिज़ोरम जो है वो आता है। तो ये स्टेट से पास करती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इंडिया से पास नहीं करती। इक्वेटर पूछ रहा था, ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन स्टेट हैज़ द, पहले इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। पहले देखते हैं कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो जिनकी समुद्री तटरेखा है, यानी कि कोस्ट लाइन जो है वो उनकी है। सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है हमारा महाराष्ट्र, फिर आता है हमारा गोवा, देन कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेट हैं हमारे जो कोस्टल लाइन यानी कि समुद्री तटरेखा जो है वो बनाते हैं। तो इन्हीं स्टेट्स में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी तटरेखा, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो किसकी है। क्या केरला की है, तो नो, केरला की तो नहीं है। महाराष्ट्र की है, नो, महाराष्ट्र की भी नहीं है। तमिलनाडु तो की भी नहीं है, लेकिन गुजरात, यस, गुजरात जो है वो हमारा ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। अगर सेकंड नंबर पे अगर गुजरात ऑप्शन में ही ना हो तो आप आंध्र प्रदेश जो है वो लगाओगे। आंध्र प्रदेश की हमारी सेकंड स्टेट है जिसकी सबसे बड़ी जो है वो कोस्ट लाइन जो है वो हमारी कोस्ट लाइन जो है वो आती है। तो ऑप्शन डी इसका गुजरात हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द रेजिडुअरी पावर वर गिवन टू, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। प्रोविंशियल सरकारों को नहीं, प्रांतीय सरकारों को। तो प्रांतों में क्या किया गया था, प्रोविंसेस में क्या किया गया था इस एक्ट से, जो हमारे प्रांत थे उसमें दयारकी को ख़त्म करके इसी एक्ट के थ्रू हमने केंद्र में द्वैध शासन लगाया था, सेंटर में दयारकी लगाई थी। तो ये तो नहीं होगा। सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका को तो नहीं। जो हमारी रेजिडुअरी पावर थी अकॉर्डिंग टू 1935 के एक्ट के तहत वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास जो है वो हमारी थी, और प्रेजेंट में जो है वो रेजिडुअरी पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट इसका हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारत सरकार इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 की। इसके तहत क्या किया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। जो हमारा प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे बड़ा पार्ट हमने 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई थी, और 1935 में ही जो है वो हमारे सेंट्रल लेवल पे दयार की जो है वो लग गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा सी जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास। पहले बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो वो हमारा शुरू हुआ था। इसके लिए रेजोल्यूशन आया। रेजोल्यूशन कब पास किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को रेजोल्यूशन पास किया गया था। कौन सा सेशन था कांग्रेस का, वर्धा सेशन, यानी कि वर्धा जो सेशन था कांग्रेस का उसी में ही इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को चला दिया गया था। इस रेजोल्यूशन को पास करके शुरू भी कर दिया था 9 अगस्त 1942 से हमारा ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन
हाँ, तो इसमें भी यही पूछ रहा है कि कराची सेशन था, बॉम्बे सेशन था, वर्धा सेशन था या लाहौर सेशन था। वो था हमारा वर्धा सेशन से जो है वो इसको पास कर दिया गया था। ये कैसा आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये हमारा लीडरलेस जो है वो मूवमेंट था। कराची सेशन की बात करते हैं। कराची सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का। 1931 में हमारा कराची सेशन हुआ था। कराची प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। यहाँ पे पहले जो है वो आज़ादी से पहले तो इंडिया का ही पार्ट था। तो 1931 में कराची में एक सेशन हुआ था जिसके चेयरमैन कौन थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है वो थे। वहाँ पर इसी सेशन में पहली बार कांग्रेस के सेशन में फंडामेंटल राइट्स की मांग जो है वो की गई थी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो डाले गए थे प्रस्ताव में कांग्रेस के। दूसरा है हमारा कौन सा, बॉम्बे सेशन। बॉम्बे सेशन है 1985 का सेशन है, जब कांग्रेस जो है वो हमारी बनी थी। तो उसका पहला सेशन हमारा बॉम्बे में हुआ था। WC बनर्जी इसके पहले जो है वो चेयरपर्सन थे कांग्रेस के फर्स्ट सेशन के। लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 में ये लाहौर सेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और हमारा जो पूर्ण स्वराज है वो भी इसी लाहौर सेशन से पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, अभी बता चुकी हूँ। 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। एक और फैक्ट बता देती हूँ, उस टाइम पे हमारे वॉइस रॉय जो है वो कौन थे, वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। उनके टाइम पे ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो क्या एम था उसका, क्या मेन डिमांड थी उनकी, एबोल्यूशन ऑफ टैक्स, सॉल्ट टैक्स सॉरी, क्या वो नमक जो कर है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। नमक कर के लिए तो हमने क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले एक वो डांडी मार्च किया था, जो किया था 12 मार्च 1930 को जो है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। और 6 अप्रैल जो है वो 1930 में ये हमारा पूरा हो गया था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हमारा डांडी मार्च जो है वो चला था। तो एबोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स तो नहीं था इसमें। क्विट इंडिया मूवमेंट तो हमारा 1942 में था और ये 30 की बात हो रही है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी नहीं बोल रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की मांग बनाने की मांग, तो वो तो हमने 1946 में जो है वो मानी थी। किसने, जब कैबिनेट मिशन जो है वो हमारा आया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है। तो इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, येस वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल है उसका इमीडिएट एंड हो जाए, जल्दी से जल्दी जो है वो ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म हो जाए, वो जो है वो चाहते थे वो। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वायसरॉय वाज इन इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसरॉय जो है वो कौन था, लॉर्ड इरविन थे, नहीं, लॉर्ड इरविन तब थे जब हमारा डांडी मार्च जो है वो हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो, अभी आई थिंक मैं एक्सप्लेनेशन में इसको बोल चुकी थी, लॉर्ड लिनलिथगो ही थे हमारे जब भारत छोड़ो आंदोलन आया था। ये लॉर्ड लिनलिथगो हमारे कब थे, 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था, हमारा क्रिप्स मिशन आया था, उस टाइम पर भी लॉर्ड लिनलिथगो ही हमारे ये वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड माउंटबेटन जब हम आज़ाद होने वाले थे उस टाइम पे भारत के वायसरॉय जो थे लॉर्ड वेवेल प्लान आया था हमारा 1945 में, और शिमला समझौता भी हुआ था 1945 में। उस समय हमारे वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड वेवेल जो है वो थे। लेकिन पूछ रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। हु इज कंसीडर्ड रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश भी इसको बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी जो है वो स्लेव, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था उसने जो है वो तराइन का जो है वो पहला युद्ध लड़ा था 1191 में। किसके साथ, मोहम्मद गौरी ने लड़ा था किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। और तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हमारे जीत गए थे। तराइन का हमारा सेकंड युद्ध हुआ था कब, 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए और ये पृथ्वीराज चौहान जी हमारे हार गए। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ये हमारा मोहम्मद गौरी था इसने 1194 में, शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में गलती से इसको 5 बोल दिया था, तो 1194 में जो है वो क्या हुआ था, चंदावर का हमारा युद्ध हुआ था। चंदावर के युद्ध में क्या किया था, मोहम्मद गौरी ने जो है वो जयचंद को भी हरा दिया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी वापस चला गया और इंडिया के लिए क्या
छोड़ गया कि एक गुलाम को रख गया जिसने शासन किया कि आप जो है वो इंडिया पे शासन करो, तो वो रखा गया था किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारा लाहौर से शासन किया, वो इंडिया में नहीं आया। उसके बाद इंडिया में जो आया वो था हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कैपिटल लेके आया था लाहौर से, न्यू दिल्ली को कैपिटल इसने शिफ्ट करी थी, और इसी को ही माना जाता है कि ये रियल फाउंडर है हमारा दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का काम जो शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। इल्तुतमिश की बात करें तो इसने जो है वो चांदी का टका और हमारा तांबे का जीतल, ये जो है वो सिक्के जो है वो इसने चलाए थे। चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है वो इसने शुरू करवाए थे। इल्तुतमिश की और बात करें तो इसने तुर्कान चहलगामी जो है वो 40 लोगों का एक ग्रुप था, उसकी स्थापना भी इसने ही जो है वो की थी। सही आंसर भी इसका हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। बलबन ऑप्शन में दिया है तो इसने जो है वो लौह और रक्त की पॉलिसी जो है वो शुरू करवाई थी, यानी कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी हमारी बलबन ने शुरू करवाई थी। बलबन ने 2 प्रथाएं शुरू करवाई थी, सिजदा और पाबोस जो है वो इसने ही शुरू करवाई थी बलबन ने। और जो तो इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी नाम का ग्रुप 40 लोगों का एक ग्रुप था वो बनाया था, उसको बलबन ने ही हमारे ख़त्म किया था। तो सही ऑप्शन इसका इल्तुतमिश हो जाएगा, रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट है विच रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। कौन सा सुल्तान दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। तो वो हमारा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, मिडेवल इंडिया में इसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी जो है वो कहा जाता है। लेकिन काम मतलब सोच इसकी थी कि काम बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इसके लिए हमेशा काम जो है वो उल्टे ही हो जाते थे। इसके लिए इसी को बोलते थे पढ़ा लिखा मूर्ख भी जो है वो बोलते थे। इसने बहुत सारे काम किए, जिनमें से एक काम था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित करना। सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो है वो इसमें हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।